तो आइए अब हम बात करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के अपने अगले लेक्चर्स की। ठीक है, हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और हम लोग साइक्लो एडिशन में डाइल्स एल्डर रिएक्शन और सम बेसिक रिएक्शंस वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो साइक्लो एडिशन में ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेजियो सेलेक्टिविटी इन साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग रेजियो सेलेक्टिविटी वाले टर्म को समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से हमारे पास साइक्लो एडिशन में रेजियो सेलेक्टिविटी वाला टर्म आ रहा है। तो देखो, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट के सामने यदि आप कोई भी यहाँ पर इस तरीके से रिएजेंट लेके आ रहे हो और रिएजेंट लाने पर आपके पास उस ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, एक आपके पास P1 प्रोडक्ट है और एक आपके पास P2 प्रोडक्ट है। इसके बाद आपके पास जो दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि आखिरकार स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो हम इन्हीं को एक नाम दे देते हैं रेजियो आइसोमर्स। इन्हीं को हम लोग एक नाम दे देते हैं रेजियो आइसोमर्स। और जो रिएक्शंस होती हैं जहां पर रेजियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं रिएक्शन को हम एक तरीके से कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। पॉइंट क्लियर है? मतलब आपके पास वहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों ही प्रोडक्ट आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनमें मेजर और माइनर होगा। ठीक है, तो हम उन रिएक्शंस को कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये बातें पहले हम लोगों ने कर रखी हैं। जब मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया था वहां पर रेजियो सेलेक्टिविटी की मैंने बात की थी। ये सब कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे। तीन टर्म्स होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो रेजियो सेलेक्टिव होता है, एक स्टीरियो सेलेक्टिव होता है और एक कीमो सेलेक्टिव होता है। तो हम लोगों का रेजियो सेलेक्टिव का मतलब ये है, जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर Br है, वही रिएक्शन मैकेनिज्म का एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने आपको उस समय पढ़ाया था, और यहाँ पर मैं आपके सामने ले लेता हूँ एल्कोहलिक QH। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ये एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर एल्कोहलिक QH है, तो यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, मतलब एल्किन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर एल्किन का जो फॉर्मेशन होगा उसके फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आपके पास दो तरह के H डिफरेंट है। देखो, ये 0 पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, यहाँ पर ये भी बीटा पोजीशन। एक बार तो क्या हो, ये जो यहाँ से RO माइनस आएगा, इस H को हटा ले तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वह कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। ठीक है, जिसको हम नाम दे देंगे ब्यूट-2-ईन। अगर हम यहाँ से इस वाले के नेगेटिव पार्ट से ये वाला H हटा लें तो यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वह कुछ इस तरीके से होगा, जिसका नाम हो जाएगा ब्यूट-1-ईन। तो सबसे पहले एक बात जरा ध्यान से देखो, ये जो दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है या नहीं है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आ रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, और ये आपके पास 80% फॉर्म होता है और ये आपके पास 20% फॉर्म होता है, और ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हैं ही। तो इन्हीं रिएक्शन को हम लोग कह देंगे रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या कह देंगे? रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो अगर मैं इस रिएक्शन से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो हमें सबसे पहले एक बात समझ में आ रही है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन जब भी होगी तो आपके पास वहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप लोग चौंक जाओगे, सर अभी तक हम एक प्रोडक्ट ही बनाना सीख रहे थे, अचानक से दो कैसे आ जाएंगे? तो अब देखिएगा, यही तो ब्यूटी है जहां पर आप रेजियो सेलेक्टिविटी की बात कर रहे होगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूं आखिरकार रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है। आपके पास यहां पर इस तरीके से ये क्या है, डाइन है, मानते हो, और आप यहां पर इस तरीके से क्या लेते हो, डाइनोफाइल लेते हो। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, और यहां पर आप हीटिंग लेते हो। ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि एक साइक्लो एडिशन का क्वेश्चन है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसका आंसर पूछूं तो आप बोलोगे सर इसको यहां पर अटैक करवाओ, इसको यहां पर और इसको यहां पर। जब जब आप ऐसा करवाओगे तो ऐसा करवाने पर आपके पास कुछ यहां पर इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH3
यहाँ पर ऐसा धाई और यहाँ पर आ जाएगा CHO। बोलिए यही तो प्रोडक्ट आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं आने वाला, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अजीब लगेगा। आप बोलोगे सर ये वाला प्रोडक्ट आखिरकार कैसे आ चुका है? तो देखो हमें यही चीज़ें समझनी है। ये जो दोनों ही प्रोडक्ट आया हैं, सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? अरे इतना तो आता होगा, ये आइडेंटिकल हैं क्या? तो हम बोलेंगे आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रेशियो सेलेक्टिविटी का एक तरीके से जन्म हो गया है, बात हो चुकी है। तो अब सवाल आ रहा है कि सर ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा? देखो मैं फिर से एक बार विस्तार से समझाता हूँ। अगर मैं फिर से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास कहानी क्या चल रही है? हमारे पास कहानी ये चल रही है जब हमने ये लिया था और जब हमने ये लिया था, ठीक है, और यहाँ पर हमने हीटिंग कंडीशन ली थी, और मैं सिंपल आपसे साइक्लो एडिशन वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए कह रहा हूँ। तो आपने कुछ इस तरीके से बनाकर आपने कुछ ऐसा बना दिया था, अरे बोलो, आपने कुछ ऐसा सा बना दिया था, और यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका था? CHO आ चुका था। लेकिन अब क्या हो, हम इस डाइनोफाइल को पलट दें और पलट के हम डाइनोफाइल को कुछ ऐसा सा बना दें। अब कहानी क्या होगी? किसी बच्चे ने इस डाइनोफाइल को यहाँ पर इस तरीके से ऐसे पलट दिया और फिर बनाया, तब ही तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ रिएक्शन करके बनाऊंगा तो जरा ध्यान से देखना, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CHO। दिस इज द इंटरेस्टिंग बात जो अब आपको बहुत अच्छे से समझनी है। क्या आपको स्टार्टिंग समझ में आ चुकी है? सबसे पहले मैंने आपको रेशियो सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब समझाया बहुत अच्छे से। वहां से हमें एक बात समझ में आई कि कोई भी अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, उसके सामने अगर एजेंट लेकर आ रहे हैं तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों ही स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, मेजर और माइनर होंगे, पक्की बात। और इसलिए क्योंकि वहां पर वो रेशियो आइसोमर्स हैं, इसीलिए वहां पर वो रिएक्शन भी रेशियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। ऐसे ही अगर साइक्लो एडिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और जो कि फॉर्म कर दिए मैंने, और दोनों अलग अलग हैं। अब कैसे फॉर्म हुए? तो इसको इस तरीके से पलट कर, अब सवाल ये आ रहा होगा सर कब आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेंगे, कब आपके पास अलग प्रोडक्ट बनेंगे, और दोनों में से मेजर कौन सा और माइनर कौन सा? ऐसे डिफरेंट सवाल आ रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट केसेस के साथ डील करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार पलटने से कहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा और पलटने से कहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं आएगा। मतलब आखिरकार अगर हमें रेशियो सेलेक्टिविटी सोचनी ही है तो डाइइन और डाइनोफाइल का नेचर कैसा होना चाहिए, उस पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट केसेस की। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस 1 से। अब केस 1 में किस बेसिस पर कह रहा हूं, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं कुछ ऐसा सा, यहां पर आपके पास CH3 है, यहां पर आपके पास CH3 है, और यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, ऐसा सा मॉलिक्यूल है, और यहां पर आप हीटिंग ले रहे हो। अब केस 1 बोलने का कारण ये है, जरा अगर आप यहां बीच में से लाइन खींचेंगे यहां पर, तो ये मॉलिक्यूल कैसा नजर आ रहा है? सिमेट्रिकल नजर आ रहा है। तो हमारे पास सिमेट्रिकल डाइन है, और अगर आप बीच में से लाइन खींचेंगे तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा नजर आ रहा है? सिमेट्रिकल डाइनोफाइल है। तो केस 1 हमारे पास है जहां पर सिमेट्रिकल डाइन है और सिमेट्रिकल डाइनोफाइल है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, कुछ इस तरीके से कहानी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। जब आप इस तरीके से कर लोगे तो यहाँ पर आपके पास कैसा हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा। अगर दिक्कत है तो नंबरिंग कर लो आप, है ना। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? CHO और CHO। अब आप लोग सोच रहे होगे सर थोड़ा सा पलट के तो देखो क्या होने वाला है। अगर आप इनको पलट के देखोगे, जरा ध्यान से देख लो, पलट के किसी भी एक को पलट लो। मान लो इसको मैं एज इट इज़ ऐसे ही रख रहा हूँ और इसको मैं पलट लेता हूँ। जब मैं पलटूंगा तो भैया पलटने के बाद भी तो ऐसा ही बनेगा। अरे नहीं समझ में आया, पलटने के बाद भी तो ऐसा ही बन रहा है। पलटने के बाद कौन सा ये चेंज हो जा रहा है?
तो आपके पास यहाँ पर भी तो सेम प्रोडक्ट आएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से? यहाँ पर आपके पास सेम प्रोडक्ट ही आएगा, CHO। तो ये दोनों ही आपस में क्या है, सेम प्रोडक्ट है। तो सबसे पहली बात बताइए, क्या जब हमारे पास डाइईन और डाइनोफाइल सिमेट्रिकल हो तो हम रेशियो सिलेक्टिविटी सोचेंगे? तो हम बोलेंगे नहीं सर, नहीं सोचेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ही सेम आ रहे हैं। रेशियो सिलेक्टिविटी सोचने के लिए प्रोडक्ट तो कम से कम अलग आ जाएं। ठीक है, ये आपके पास पहला केस 1 है। ऐसे ही अगर मैं आपसे मान लो केस 2 की बात करता हूं, केस 2 हमारे पास क्या हो सकता है? केस 2 में मैं क्या करता हूं, कुछ ऐसा सा ले लेता हूं, CH3 प्लस यहां पर मैं ले लेता हूं CHO। इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? केस 2 में डिफरेंस ये आ रहा है, जब आप बीच में से लाइन खींच रहे हो भैया, तो इसको जब पलटोगे तो ये कैसा आ रहा है? अनसिमेट्रिकल आ रहा है। अरे है ही अनसिमेट्रिकल, ये जब बीच में सब लाइन खींचो, ऊपर CH3 नीचे CH3 नहीं है। और ये वाला केस कैसा है? ये आपके पास सिमेट्रिकल है। अब इस बार क्या किया आपने, डाइईन को अनसिमेट्रिकल ले लिया लेकिन डाइनोफाइल को सिमेट्रिकल लिया है। अब सबसे पहले तो आप एक प्रोडक्ट यहीं से बना लो इस तरीके का। तो जब आप एक प्रोडक्ट यहाँ से बनाओगे, तो ऊपर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO, यही तो प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है? लेकिन अब आपका दिमाग बहुत खतरनाक चल रहा होगा, सर एक बार पलटो तो इसको, जरा पलटो एक बार, किस तरीके से होगा। अगर मैं इसको पलट देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, पलट देता हूँ। अगर इसको हम यहाँ पर पलट देंगे तो आपके पास ये CH3 यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और ये CHO आप यहाँ पर एज इट इज रखो। ठीक है, क्योंकि इसको पलटने से भी कुछ नहीं होने वाला, जो अनसिमेट्रिकल होगा उसको पलटने से ही तो पता चलेगा डिफरेंस। ये आ गया। अब यहाँ पर रिएक्शन करवाओ सर। जब हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं तो भैया कैसा आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3 आ रहा है। कुछ समझ में आया? अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो दोनों ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट हैं? अगर भाई आइडेंटिकल होंगे तो यहाँ पर रेशियो सिलेक्टिविटी की बात नहीं करेंगे। अगर ये डिफरेंट होंगे तो पक्की बात है यहाँ पर रेशियो सिलेक्टिविटी की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो बताओ, आइडेंटिकल हैं कि अलग अलग हैं? कैसे बताओगे? जल्दी से मुझे समझाओ, किस तरीके से आप बताने वाले हो जरा। अगर आप ध्यान से कनेक्टिविटी को चेक करोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल में CH3, डबल बॉन्ड के बगल में CH3, CH3 के बगल में CHO, CH3 के बगल में CHO, CHO के बगल में CHO। मतलब आप कोई भी पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी देख लो, सब जगह सेम है। ये कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। फिर सुनिए, ये कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। अगर भैया आइडेंटिकल हैं तो क्या हम यहाँ पर भी रेशियो सिलेक्टिविटी की बात करने वाले हैं? नहीं करने वाले हैं। तो हमने अभी तक केस 1 पढ़ लिया जहां पर सिमेट्रिकल है, नो बात ऑफ रेशियो सिलेक्टिविटी क्योंकि सेम प्रोडक्ट है। केस 2 देख लिया जहां पर अनसिमेट्रिकल, इसमें भी सेम प्रोडक्ट है, कोई भी रेशियो सिलेक्टिविटी की बात नहीं होने वाली। अब केस 3 की बात करते हैं। इस बार ये सिमेट्रिकल बनाते हैं, ये अनसिमेट्रिकल बनाते हैं, और लास्ट केस क्या होगा? अरे जल्दी बताओ, अनसिमेट्रिकल। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं केस 3 की। केस 3 में हमारे पास क्या रहने वाली हैं बातें, देख लेते हैं जरा ध्यान से। केस 3 में आपके पास जो डाइईन है वो क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी इस तरीके से, बोलो। और यहाँ पर डाइनोफाइल इस बार क्या ले लो? अनसिमेट्रिकल ले लो। यही तो केस 3 है। तो इसमें मैं बोल देता हूँ, जब आप बीच से लाइन खींच रहे हो तो ये क्या दिख रहा है? सिमेट्रिकल दिख रहा है। जब आप बीच से लाइन देख रहे हो तो यहाँ से क्या लग रहा है? अनसिमेट्रिकल लग रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ इनका यहाँ पर हीटिंग करके, तो कैसे करोगे आप बताओ जल्दी से? यहाँ पे और ये यहाँ पर। तो किस तरीके से आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CHO। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको पलट के तो दिखाओ एक बार, प्रोडक्ट सेम बनेगा कि अलग अलग बनेगा? तो यहाँ पर आपके पास CH3 है,
यहाँ पर आपके पास CH3 है, यहाँ पर जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास क्या है CHO, पलट दोगे इस तरीके से, अरे बोलो, फिर क्या कर दोगे, यहाँ पर आपके पास हीटिंग कंडीशन पे इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपके पास, इस वाले केस में आपके पास ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CHO, ये तो आएगा। अब सवाल ये आ रहा है कि सर जो दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सेम हैं कि अलग अलग हैं, आइडेंटिकल हैं क्या? तो नंबरिंग कर लेते हैं। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अगर मैं इस तरफ 2 देता तो लोएस्ट लोकेंट रूल को हम फॉलो नहीं कर रहे होते। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मैच कर लो यार, 1 पे CHO, 1 पे CHO, 2 पे CH3, 2 पे CH3, 3 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 5 पे CH3। तो हम बोलेंगे सर, अरे सर ये दोनों ही क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, ये दोनों ही क्या हैं, सेम हैं। तो अभी तक हमने तीनों ही केस देखे और तीनों ही केस में प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं। केस 1, केस 2, केस 3, जब प्रोडक्ट ही सेम आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट ही नहीं आ रहे, तो हम वहां पर रेजियो आइसोमर्स भी नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, तो हम वहां पर रेजियो सेलेक्टिविटी की बात नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं केस 4। सर इसमें उम्मीद है, क्योंकि सर ये लास्ट केस है और इसमें नहीं होगा तो फिर तो इसका मतलब हम रेजियो सेलेक्टिविटी टॉपिक ही नहीं पढ़ेंगे। आधे लोग तो प्रार्थना कर रहे होंगे सर ना हो, रेजियो सेलेक्टिविटी टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। अरे अरे, पहला एग्जांपल ही मेरा वही था कि दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट थे, वही तो मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या ले लिया आपने, CH3 ले लिया, और आपके पास यहाँ पर आपने क्या ले लिया, CHO ले लिया। एक तो एग्जाम्पल ये है। तो अब बताओ इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। बात समझ में आ रही है मेरी एकदम अच्छे से? अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो बताओ रिएक्शन कैसे होने वाला है, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। अगर ऐसा ऐसा है तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट भी कैसा बन जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO। आ रहा है समझ में? और बाकी डबल बॉन्ड आ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले के रिस्पेक्ट में CH3 क्या है, 2 पर है, 1 2, तो इसको मैं 1,2 प्रोडक्ट कह सकता हूँ, या फिर इसी को मैं ऑर्थो प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पलट देता हूँ, दोनों में से किसी एक को पलट दो, काम बन जाएगा उससे। तो अगर मान लो मैं इस वाले को यहाँ पर पलटता हूँ, जब आप पलटोगे तो यहाँ पर CHO आ जाएगा, तो आपके पास हीट रहेगा। तो बताओ इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा रहेगा, तो जल्दी से बनाओ। इस वाले केस में आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CHO है। अब बताओ ये दोनों प्रोडक्ट आपस में कैसे हैं, तो मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलूँगा, 1 2 3। यहाँ पर सेकंड पे था, यहाँ पर 3 है, तो इसको मैं कहूँगा 1,3 प्रोडक्ट, या फिर इसी को मैं कहूँगा मेटा प्रोडक्ट। और दोनों ही प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं भैया, ऑर्थो प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या हैं, डिफरेंट हैं। और अगर ये डिफरेंट हैं तो हम लोग यहाँ पर रेजियो सेलेक्टिविटी की बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस फॉर्म में हम रिएक्शन करवाएंगे या फिर इस फॉर्म में रिएक्शन करवाएंगे। इसी टॉपिक को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हम लोग इस टॉपिक में ये देख रहे हैं कि अगर हम डिफरेंट डाइन और डाइनोफाइल के केसेस ले रहे हैं तो कहां पर रेजियो सेलेक्टिविटी की बात करनी है, कम से कम ये तो पता हो। तो हमारे पास ये केस आ चुका है, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल रहेंगे तभी हम रेजियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास ये एक केस है, बी वाला क्या करूंगा, इस वाले ग्रुप को हटाकर मैं इस वाली पोजीशन पर लगा दूंगा। तो उस वाले केस में देख लेते हैं एक बार, और फिर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आप मुझे बताना रेजियो सेलेक्टिविटी की बात होगी या नहीं होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं केस 4 का बी पार्ट। एक बार हमारे पास बी पार्ट को भी देख लेते हैं, फिर जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये बगल में, इन क्वेश्चन को अपन ट्राई करते हैं। केस 4 का अपने पास बी पार्ट क्या है, तो जरा ध्यान से देखना। आपके पास यहाँ पर इस बार ये वाला सबस्ट्रेट है, इस बार मैंने CH3 ग्रुप की पोजीशन बदल चुकी है, और यहाँ पर आपके पास CHO है और यहाँ पर हीटिंग है। फिर से देखो, ये आपके पास क्या है भैया, अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। ये आपके पास क्या है, अनसिमेट्रिकल है, सर बिल्कुल समझ में आ रहा है।
अगर ऐसा है तो आप प्रोडक्ट इसका क्या बनाओगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। जब आपने ऐसा कर दिया, कैसा, ऐसा कर दिया, तो आपके पास अब यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास CH3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास CH3 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास CHO आ जाएगा। यही तो आएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसके रिस्पेक्ट में ये 1,3 प्रोडक्ट है, या फिर आप इसको मेटा प्रोडक्ट भी कह सकते हो। लेकिन अब सवाल आ रहा है कि सर यदि हम इसको पलट दें तो, यदि हम इसको पलट दें तो पलटने पर क्या होने वाला है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हीटिंग है, इसको पलट दिया तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो बताइए इस वाले केस में क्या बनने वाला है प्रोडक्ट। इस वाले केस में यहाँ पर CHO आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या आ जाएगा 1,4 पोजीशन पर, तो ये 1,4 प्रोडक्ट है या फिर पैरा प्रोडक्ट है। इसी को मैं कह सकता हूँ मेटा प्रोडक्ट, इसी को मैं कह सकता हूँ मेटा प्रोडक्ट और इसी को मैं कह सकता हूँ पैरा प्रोडक्ट। एकदम क्लियर है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों भी कैसे प्रोडक्ट हैं, ये दोनों भी आपके पास डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर भी हम रेशियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे। तो कुल मिला के हमें इतना समझ में आ चुका है कहाँ पर रेशियो सेलेक्टिविटी की बात करनी है और कहाँ पर रेशियो सेलेक्टिविटी बात नहीं करनी है। जब भी आपके पास डाइन अनसिमेट्रिकल हो, डाइनोफाइल अनसिमेट्रिकल हो, तो हमें वहाँ पर रेशियो सेलेक्टिविटी की बात करनी है। हमें सोचना है कि आखिरकार मेजर प्रोडक्ट वहाँ पर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। लेकिन यदि हमारा किसी में भी एक में अगर सिमेट्रिकल कुछ भी एक हो जाए, कुछ भी, चाहे वो डाइनोफाइल हो चाहे वो डाइन हो या दोनों ही सिमेट्रिकल हो जाए, तो हमारे पास वहाँ पर रेशियो सेलेक्टिविटी की कैसी भी कोई बात नहीं होने वाली है। इस बात को आपको इतना ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको ये बताना है चेक करके कि किस में हम रेशियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे और किस में हम रेशियो सेलेक्टिविटी की बात नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब आपको बस सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल चेक करना है। जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल। जब यहाँ पर चेक करोगे तो कैसा है, सिमेट्रिकल। अगर एक भी सिमेट्रिकल आ जाए तो हमारे पास रेशियो सेलेक्टिविटी की बात नहीं होगी। नोट कर लो, नोट कर लो। इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पर ये आपके पास कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ये आपके पास कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर बात होगी, क्योंकि दोनों ही अनसिमेट्रिकल हैं, दोनों ही केस में आप यहाँ पर बात करोगे। इस वाले केस में देखो ये कैसा है, ये आपके पास सिमेट्रिकल है, तो आप चेक ही नहीं करोगे, आगे तो क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर। बाकी इसके अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक सिमेट्रिकल हो जाए, कोई एक सिमेट्रिकल हो जाए। इस वाले केस में बात करते हैं भैया, ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अरे है, ये कैसा है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, दोनों ही अनसिमेट्रिकल हैं। तो इस केस में भी रेशियो सेलेक्टिविटी की हम बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया है रेशियो सेलेक्टिविटी की बात कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने केस 4 पढ़ा है उसमें हमने ए और बी जो पढ़ा है, इन दोनों में देखने का कौन सा हमारे पास मेजर आएगा और कौन सा हमारे पास माइनर आएगा, इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं केस 4 को डिटेल में। हम लोगों ने अभी तक केस 4 में क्या देखे था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। और केस 4 का हम लोग ए वाला पार्ट देखते हैं। केस 4 में हम क्या देखेंगे, ए वाला पार्ट देखेंगे। अब ए वाला पार्ट कैसा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, OMe है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, CHO है। यहाँ पर हमें हीटिंग करना है। हमें इस पॉइंट पर डिस्कस करना है बहुत अच्छे से कि आखिरकार इंटरेक्शन, कौन से इंटरेक्शन से हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आने वाला है और कौन से इंटरेक्शन से हमारे पास माइनर प्रोडक्ट आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इसका समझना पड़ेगा। जब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझूंगा तो इसका कॉन्सेप्ट कैसा आएगा, ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आपके पास OMe है और इस पर लोन पेयर है, ये यहाँ पर इस तरीके से जाएगा और ये बॉन्ड इस तरीके से जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Me, यहाँ पर प्लस। इतना पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आपके पास आज क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड, या फिर आप ऐसे समझाओ, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर इस तरीके से। फिर ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। तो फाइनली
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, OMe डबल बॉन्ड पॉजिटिव और यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर नेगेटिव, मतलब इस वाले पॉइंट पर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ ये वाली जगह पर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये आप जो करवा रहे हो रेजोनेंस करवा रहे हो। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ये तो हो गई आपके पास डाइन की बात। अब अगर मैं डाइनोफाइल की बात करता हूँ तो आखिरकार डाइनोफाइल में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास CHO है। अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O- और यहाँ पर H और यहाँ पर पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? मतलब इस जगह आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। अब आपको पता है इस जगह पर आपके पास पार्शियल नेगेटिव है और इस जगह पर पॉजिटिव है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन ही आपके पास कैसा इंटरेक्शन होगा, परफेक्ट इंटरेक्शन होगा। कैसा इंटरेक्शन होगा, परफेक्ट इंटरेक्शन होगा। अब इस वाली बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार प्रोडक्ट कैसे बनेंगे परफेक्ट इंटरेक्शन के बाद। देखो हमेशा हम यहाँ पर जब भी हमारे पास डाइन होगी, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ढूंढेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? जब भी हमारे पास डाइनोफाइल होगी हमेशा हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ढूंढेंगे, और जैसे ही दोनों सेंटर हमारे पास आएंगे दोनों को हम चिपका देंगे। मतलब इस बार चिपकाने से पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। आप क्या करते हो, इंटरेक्ट करवाते हो, चिपकाते हो एक डाइनोफाइल को, लेकिन सर चिपकाने से पहले आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन सी ओरिएंटेशन परफेक्ट ओरिएंटेशन है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास क्या है, OMe, और यहाँ पर आपके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव। अब मैं डबल बॉन्ड को बनाता हूँ तो ऐसा ही डबल बॉन्ड तो आएगा भाई मेरे, ऐसा ही डबल बॉन्ड आएगा। अब अगर मैं सबसे पहले कुछ मान लो इस कंडीशन में ले लेता हूँ CHO को, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब दोनों के इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो एक तो इंटरेक्शन यहाँ पर होगा और एक इंटरेक्शन यहाँ होगा। थोड़ा सा डायग्राम अपन और अच्छा बना लेते हैं, ठीक है? डायग्राम थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो इससे दिक्कतें कम हो जाएंगी। ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या लगा दो, CHO ग्रुप लगा दो। एक तो कहानी ये है आपके पास, समझ में आ रही है? नंबरिंग कर सकते हो आप, यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं भाई। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। जब आप यहाँ पर इस तरीके से करोगे तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने चलोगे तो ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ और ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ, ऐसे ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो आपके पास यहाँ पर तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा OMe, और यहाँ पर इस जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप। तो ये नंबर 1 पोजीशन है, ये नंबर 2, 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये नंबर 6। फाइनली मैं इसको कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके का। अरे बोलो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 पर आपके पास क्या है, OMe लगा है, 2 और 3 पर ये लगा है और CHO 6 पे लगा है। क्योंकि ये इसके क्या है, ऑर्थो, तो हम इसको नाम दे देंगे ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास, ये मैं समझा पा रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी की मैं अगर और बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो एक पॉसिबिलिटी और है आपके पास, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर इंटरेक्शन की बात करते हैं। इस बार आपके पास C डबल बॉन्ड OH ऐसा आ जाए इस तरीके का, और अगर ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपके पास इस बार क्या रहेगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पर इस बार ये रहेगा ही रहेगा मतलब, और ये क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पर आपके पास था OMe, यहाँ पर CHO आ गया। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर आपके पास ये 5 कर ले रहे हो और ये 6 कर ले रहे हो। नंबरिंग अपनी सुविधा के अनुसार कर लो। जब आप इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो देखो इस वाले केस में इतनी बात पर गौर करो, इतनी बात पर गौर कर पा रहे हो, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल रहे हैं।
लेकिन अगर आप इस वाली बात को गौर करोगे तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे ये जो इंटरेक्शन है ये आपके पास कैसी है, परफेक्ट ओरिएंटेशन है। ये कैसी ओरिएंटेशन है, परफेक्ट ओरिएंटेशन है। और परफेक्ट ओरिएंटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ही आपके पास क्या आता है, मेजर प्रोडक्ट आता है। बस इस बात को ही मुझे डायग्राम से यहां पर समझाना था। तो ये वाली आपके पास परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है, दिस इज इम्परफेक्ट ओरिएंटेशन, दिस इज इम्परफेक्ट ओरिएंटेशन। अब जरा बात को ध्यान से समझो, इसका अपन अगर बनाएंगे प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर ये था ही, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CHO, यहाँ पर आ जाएगा OMe, यहाँ पर ऐसा। अगर मैं इसको कुछ बनाऊं तो ये बनाने पर कैसा बनेगा, ज़रा ध्यान से समझना। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 पर क्या है, OMe है, 2 3 पे डबल बॉन्ड है, अरे डबल बॉन्ड नहीं है भाई, सिंगल बॉन्ड है। ये भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ये तो 1 लिखा है मैंने, 1 लिखा है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 पर CHO आ जाएगा। ये आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये आपके पास कैसा प्रोडक्ट है, मेटा प्रोडक्ट है। और मेटा प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर नहीं है, मेटा प्रोडक्ट यहाँ पर माइनर है। तो मैं जो ये बात समझाना चाहता हूँ वो बात यही समझाना चाहता था, जहाँ पर परफेक्ट ओरिएंटेशन आपके पास आएगा वहीं पर ओवरलैपिंग बढ़िया होगी, वहीं पर इंटरेक्शन बढ़िया होगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ये पॉइंट इतना क्लियर हुआ। हमारा सवाल यही तो था कि हम लोगों ने ये सबसे पहले डिसाइड किया कि हमारे पास जब भी अनसिमेट्रिकल होगा तो उस केस में रेशियो सेलेक्टिविटी होगी। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि मेजर और माइनर कैसे पता लगाएंगे। तो मेजर माइनर करने से पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा डाइन में, और फिर ये डाइनोफाइल में लगाना पड़ेगा। फिर अगर आपके पास डाइन का नेगेटिव और डाइनोफाइल का पॉजिटिव एक साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये परफेक्ट ओरिएंटेशन होती है, और परफेक्ट ओरिएंटेशन से ही आपके पास मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास मेजर है और ये हमारे पास माइनर है। बोलिए बात समझ में आई। तो कुछ इसी एग्जांपल्स देखते हैं, इसी ही केस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। तो आइए अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं उठाऊं तो आपके पास सबसे पहला एग्जांपल कुछ ऐसा है। यहाँ पर आप ले लेते हो OAC और यहाँ पर आपके पास है इस तरीके से C डबल बॉन्ड OET। तो अब आपको थोड़ी और सावधानी बरतनी पड़ेगी। अभी तक आप प्रोडक्ट बनाते आ रहे थे तो वहां पर आप रेशियो सिलेक्टिविटी का ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए ही नहीं। लेकिन अब आपको रेशियो सिलेक्टिविटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो ये आपके पास कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अरे बोलो, ये आपके पास कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो अब आपको रेशियो सिलेक्टिविटी देखनी पड़ेगी। इस OAC की वजह से यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आएगा और इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो क्या मैं इसको परफेक्ट ओरिएंटेशन कह सकता हूँ? नहीं कह सकता हूँ, मुझे इसको पलटना पड़ेगा। जब मैं इसको पलटूंगा, जरा ध्यान से समझना, इसको इस तरीके से ही पलटूंगा। यहाँ पर आपके पास OAC आ जाएगा और यहाँ पर पलटने पे आपके पास C डबल बॉन्ड OET आ जाएगा। अब इस पलटने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब इंटरेक्शन अच्छा हो जाएगा यहाँ और ये यहाँ। ये हमने परफेक्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर परफेक्ट ओरिएंटेशन को लाकर खड़ा कर चुका है। तो अब आपके पास इस वाले केस में कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर OAC आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OET। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इज द। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको पलटते नहीं, अगर हम इसको फिर सुनिए, पलटते नहीं और सीधे हम प्रोडक्ट बना देते, तो एक बार मैं सीधे प्रोडक्ट बना के भी दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ही बन जाता और सीधे प्रोडक्ट बनाने से आपके पास कुछ इस तरीके का आ जाता, OAC और यहाँ पर ये थाई और यहाँ पर आ जाता आपके पास, बोलो, COOET आ जाता। लेकिन ये इस बार क्या होता, हमारे पास माइनर होता। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर सुनिए, ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो अगर मैं अगला एग्जांपल उठाऊं, अगला एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ऐसा आ जाए, यहाँ पर आपके पास NMe2 आ जाए और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए। ये है क्वेश्चन, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा बना दूंगा,
क्यों डरा रहा हूँ मैं आप लोगों को फालतू में, पहले ही डरे हैं आप लोग फालतू में। गलती हो रही है बार बार, इस बार मैं ऐसा बनाता हूँ। तो इसको कंप्लीट करना है। तो मैंने फिर बोला सबसे पहले आप जब भी प्रोडक्ट बनाओ तो उससे पहले एक बार रीजो सेलेक्टिविटी चेक कर लो। ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो पक्की बात रीजो सेलेक्टिविटी होगी। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, इस जगह पर यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो मुझे इसको पलटना पड़ेगा। पलटने का तरीका देखना, मैं इसको अगर 5 कह रहा हूँ, इसको 6 कह रहा हूँ, तो इसको 7 कह दूंगा। तो जब मैं इसको पलटूंगा, जरा ध्यान से देखना, पलटने पे इसकी तस्वीर कैसी बन जाएगी, NME2 प्लस यहाँ पर देखना, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ इस तरीके का। अरे कर सकता हूँ क्या, ये आपके पास 7 था, 7 के बगल में 5 था और ये 6 था। और देखो 6 पर ही तो पॉजिटिव है। फिर से देखो 6 पर क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव। परफेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा। परफेक्ट इंटरेक्शन करवा दो भाई मेरे, परफेक्ट इंटरेक्शन करवा दो। जब आप परफेक्ट इंटरेक्शन करवाओगे तो फाइनली आपके पास यहाँ पर आ जाएगा NME2, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। पॉइंट क्लियर है यार। मतलब देखो चीजें बहुत सिंपल हैं, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी तक बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे थे, अब आप धीमे धीमे इसी चीजों में ऐड करते जा रहे हो। अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, एक बार जल्दी से, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे, एक बार चेक कर लो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल। एक भी सिमेट्रिकल आ जाए, आपको रेडियो सेलेक्टिविटी के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जैसे ही 2 अनसिमेट्रिकल आ जाए, रेडियो सेलेक्टिविटी के बारे में ही सोचना है। और जब रेडियो सेलेक्टिविटी के बारे में ही सोचोगे, तब आप यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।